हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एग्जाम 2020 केमिस्ट्री सेट डी का पेपर सोल्व करने वाली हूँ। केमिस्ट्री का पार्ट के लिए, पार्ट 4 के लिए, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये जो है सेट डी है और ये केमिस्ट्री का पेपर आपका लेवल 3 पीजीटी लेक्चरर के लिए है, जिसका सब्जेक्ट कोड 9216 था। तो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। Question is here, question number 91. The average rate for the reaction 2N2O5 changes to 4NO2 plus O2 is 6.79 into 10 raised to power minus 4 mole per liter per minute. Then the rate of production of Na2O is. तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है NO2 की क्या होगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पॉजिटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ पॉजिटिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और रिएक्टेंट के साथ हम नेगेटिव इसलिए लेते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इसी चीज को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। हमें रेट, यहाँ पे हमें जो रिएक्शन गिवन है वो है ये, और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखेंगे -1/2 रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5 नेगेटिव साइन के साथ। ये जो 2 है यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी को बताता है कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, इक्वल में +1/4 रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 प्रोडक्ट है इसलिए इसके साथ पॉजिटिव, और ये 4 जो है इसकी 1/4 मोलैरिटी में यहाँ दिखाया हमने, और इक्वल में रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, और यहाँ ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे इसका 1 मॉलिक्यूल है इसलिए यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, और हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है इसलिए हम NO2 को ही कंसिडर करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ 1/4 है, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगी, ये आ रहा है। और क्वेश्चन पेपर के अंदर ये सेकंड ऑप्शन है, तो दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैंगनीज शो मैक्सिमम रेडियस। किस कंपाउंड के अंदर मैंगनीज की रेडियस जो है वो मैक्सिमम होगी, यहाँ हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हर एक कंपाउंड के अंदर कितना है। Radius of manganese will increase if oxidation state of manganese will decrease, और you can say मैंगनीज की रेडियस मैक्सिमम उस केस में होगी जिस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंगनीज की सबसे कम होगी, लिस्ट होगी। तो मैंगनीज ऑक्साइड के केस में हमें अगर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो हम इसको x मान लेंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है कितना चार्ज होता है -2। कितने हैं यहाँ पे एटम, 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हम x -4 = 0 और x = +4 आ जाएगा। इस तरीके से KMnO4 के केस में निकालेंगे तो पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज रहता है, मैंगनीज के ऊपर हम x कंसीडर कर लेते हैं, प्लस में 4 एटम ऑक्सीजन के और एक के ऊपर -2 चार्ज रहेगा यहाँ पे, तो +1 + x -8 = नेट चार्ज हम 0 रखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर या किसी भी कंपाउंड के ऊपर आप कह सकते हो। x = -7 = 0, x की वैल्यू यहाँ पे +7 आ जाएगी। इसी तरीके से हम मैंगनीज ऑक्साइड के अंदर चेक करेंगे तो वहाँ पर x हमारा +2 आएगा, और K3 MnCN6 इस केस में निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे। पोटाशियम के 3 हैं तो +1 करते हुए इसकी मल्टीप्लाई देंगे, प्लस में मैंगनीज पे x कंसीडर करेंगे, प्लस में 6 और साइनाइड पे -1 चार्ज होता है और नेट चार्ज 0 रखेंगे, तो 3 और -6 -3 बचेगा, x की वैल्यू +3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2, 3, 7 और 4, तो सबसे कम किसके केस में है, मैंगनीज ऑक्साइड के केस में है। दैट्स व्हाई मैंगनीज ऑक्साइड के केस में मैंगनीज की रेडियस जो है वो सबसे मैक्सिमम होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर। Next is question number 93. A factory produces 40 kg of calcium in 2 hours by electrolysis. How much aluminium can be produced by the same current in 2 hours?
जहाँ पे हमें एटॉमिक वेट गिवन है कैल्शियम का 40 एंड एल्यूमिनियम का 27। हेयर वी विल यूज फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हमें पता है क्या होता है, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम होता है। ये मैंने स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करके लिख लिया यहाँ पे, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। ये स्टेटमेंट मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अदरवाइज मास ऑफ कैल्शियम और ये इसके नीचे होता है और ये यहाँ पे होता है, ये दोनों इनकी पोजीशन मैंने रिवर्स करके यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें मास ऑफ कैल्शियम जो है वो 40 गिवन है और मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें निकालना है कितना यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम और इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें खुद से ये कैलकुलेट करने होंगे। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 40 होता है और इसके ऊपर जितना चार्ज होता है उसको डिवाइड में करके हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे और वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक वेट 27 होता है, चार्ज +3 का रहता है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके इसका जो इक्विवेलेंट वेट है 9 निकाल लिया है और वो वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है। 20 नीचे 9 ऊपर और ये यहाँ पे साइड में आ जाएगा। कट करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो वेट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे एल्यूमिनियम का वो 18 ग्राम होगा। सॉरी 40 kg हमें कैल्शियम का गिवन है तो ये kg में इसका वैल्यू आएगा, 18 kg होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सेकंड वाला राइट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट है। यहाँ कैल्शियम का 40 kg था, डेट्स वाई एल्यूमिनियम का 18 kg होगा। क्वेश्चन नंबर 94, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ ऑक्सीजन, अमोनिया एंड CO2 एट STP आर। हमें बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, हमें वॉल्यूम जो है 100 ml दिया है, ऑक्सीजन का भी, अमोनिया का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का। STP पे इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने कितने होंगे। ऑप्शन में हमें ऑर्डर्स वगैरह दिए हैं, लेस ऑर्डर में है, ग्रेटर में है, सेम है या कुछ इक्वल है, इस तरीके का। तो हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो हमें 100 ml सबका गिवन है। यहाँ पे हम एवोगैड्रोस लॉ को लगाने वाले हैं। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो यहाँ पे इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर आपको STP कंडीशंस दी हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे कहने वाले हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ गैस एट STP आर सेम। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हैलाइड्स लिगेंड्स फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, Fe(F63) नेगेटिव इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, निकल टेट्राक्लोराइड 2 नेगेटिव इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेट्स सी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जैसे CO, साइनाइड, इथाइलिन डायमाइन, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एंड वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्सिलाइड। तो यहाँ से हमें 2 स्टेटमेंट्स तो क्लियर होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी कि हैलाइड्स लिगेंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो हैलाइड्स वाले हैं ये वाले, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये स्टेटमेंट भी हमारी राइट है। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हमारी राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या गिवन है हमें कि हेक्साफ्लोराइड जो फेरेट हमें गिवन है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है या नहीं बनाता है। यहाँ पे जो आयरन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आयरन की हमें आर्गन इंटू में 4s2 3d6 मिलती है
और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे आयरन की कैलकुलेट करेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3d5 हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, 3d5। अब यहाँ पे फ्लोराइड आयन जो है वो हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए यहाँ पे जो d ऑर्बिटल के 5 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन आपको फ्लोरीन डोनेट करने वाला है वो किस में डोनेट करने वाला है, 4s 4p और 4d में डोनेट करने वाला है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनने वाली है वो d2sp3 बनने वाली है। और ये कैसा बना रहा है, ये बना रहा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आउटर डी यहाँ पे यूज होने वाला है, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जबकि यहाँ क्वेश्चन में हमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए गिवन है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। नोट करो के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर हम निकल टेट्राक्लोराइड की भी देखना चाहें तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये बनाता है नहीं बनाता, उसका भी एक बार देख लेते हैं। जो निकल टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पे निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल का कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा 3d8। तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है, 4s और 4p। जो 4 क्लोरीन अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे वो s में और p में डोनेट करेंगे, 4s और 4p में। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 होगी। अगर यहाँ पे डी ऑर्बिटल पे यूज होगा तो कौन से वाला होगा, आउटर वाला होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगेंड्स है, इसलिए यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे और आउटर डी ऑर्बिटल ही कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, इसलिए ये भी क्या है हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और निकल टेट्राक्लोराइड इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये स्टेटमेंट राइट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX3। AX3 की solubility product हमें यहाँ पे here we have to calculate solubility product of AX3. First of all, we have to make an equation, balanced equation. AX3 will convert into A +3 3x negative. ये स्टेटमेंट बनेगा। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम एक कटायन का अगर solubility product x मान लेते हैं तो एक अनायन का solubility product भी s होगा, लेकिन इसके आगे 3 एटम है तो 3 एटम का कितना हो जाएगा, 3s हो जाएगा। आप कोफिशिएंट देख सकते हैं, इसका 3 है तो 3s हो जाएगा। इसी तरीके से जो फॉर्मूला होगा KSP का वो क्या होगा, प्रोडक्ट्स की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई और उनकी पावर क्या होगी, उनके कोफिशिएंट्स होंगे। तो s के पावर क्या है, 1 है और यहाँ 3s की पावर क्या है, 3 है, 3 कोफिशिएंट होने की वजह से। इसको सॉल्व करेंगे, s इंटू 3 का क्यूब 27 और s का क्यूब s क्यूब इंटू s1 s4 हो जाएगा और 27। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो आपके रिएक्टेंट की क्या आ जाएगी, 27 s4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एलिमेंटल सोडियम। एलिमेंटल सोडियम के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, एलिमेंटल सोडियम के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपका सोडियम है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इससे हम एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स डेंसिटी इज लोअर देन पोटाशियम, पोटाशियम से इसकी डेंसिटी कम है और इट इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड, ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इनमें से हमें करेक्ट वाला स्टेटमेंट छानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सोडियम होता है, अल्कली मेटल होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला स्टेटमेंट यहीं पे रॉन्ग हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस तो करेंगे लेकिन किसका एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का होना चाहिए ना यहाँ पे, इसलिए स्टेटमेंट आधी अधूरी सी है। इट्स डेंसिटी इज लोअर देन पोटाशियम, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखिए जो डेंसिटी होती है वो मास पर वॉल्यूम होता है। सोडियम से पोटाशियम पे जाएंगे मास बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो वॉल्यूम में इंक्रीज होता है वो कहीं मच मोर होता है मास के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे वॉल्यूम का कंसिडरेशन करते हैं। वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो पोटाशियम का वॉल्यूम ज़्यादा होने से इसकी डेंसिटी कम है और सोडियम का वॉल्यूम कम होने से इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। तो यहाँ पे सोडियम की डेंसिटी हायर होनी चाहिए थी पोटाशियम से, इसलिए स्टेटमेंट में रॉन्ग है। और इट इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड, यस, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। You can see elemental sodium is a good reducing agent as it belongs to group 1 and group 1 have one electron in their valence shell. So they lose one electron easily to form noble gas configuration, hence undergo oxidation, that is loss of electron, and acting as a good reducing agent and easily get oxidized. Next is question number 98. Which of the following complex is not a chelate? यहाँ पे हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नेम दिए हैं, चिलेट है या नहीं वो बताना है। देखिए, बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल सेकेंड, पोटाशियम इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राथायोसाइनाइडोक्रोमेट थर्ड, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरोकोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ट्रांस डाई ग्लाइसेनेटो प्लेटिनम सेकेंड। यहाँ पे ये दिए हुए हमें, देखिए जो चिलेट बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, या तो वो बाइडेंटेंट लिगेंड होने चाहिए, ट्राइडेंटेंट लिगेंड होने चाहिए, वही चिलेट फॉर्मेशन करते हैं। रिंग का फॉर्मेशन हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो बाइडेंटेंट या ट्राइडेंटेंट होंगे। यहाँ पे हमें बस वही पहचान करना है जो लिगेंड हो किस तरीके के, जैसे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है, ये ग्लाइऑक्सीमेटो एक चिलेटिंग लिगेंड है। इथाइलिन डाई अमाइन है, ये भी एक चिलेटिंग लिगेंड है। और डाई ग्लाइसिनेटो ये भी आपका एक चिलेटिंग लिगेंड है। बट डाई क्लोरो का मतलब है Cl2, डाई क्लोरो कोबाल्ट जो आपका एटम मेटल है यहाँ पे, और डाई क्लोरो आपका जो लिगेंड है वो Cl2 है, ये एक चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। और चिलेटिंग लिगेंड नहीं है तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाएगा, तो ये आपका नोट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आपको दिखा देती हूँ डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो जो दिया है, मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें डोनर एटम ये दोनों नाइट्रोजन होंगे। आपको यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन दिया है, यहाँ पे भी डोनर एटम आपके दोनों नाइट्रोजन है। और जो आपको ग्लाइसिनेटो दिया है, ग्लाइसिनेटो आपका डोनर एटम यहाँ पे एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन रहने वाला है। Question number 99. A current of 9.65 ampere is passed through an aqueous solution of NaCl using stable electrode for 1000 seconds. Given that 1 Faraday equal to 96,500 coulombs, the amount of NaOH molecular weight 40 formed on electrolysis is. तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ NaOH फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे हमें निकालना वेट डिपॉजिटेड, जिसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग Z इंटू आई इंटू टी करेंगे। ठीक है, Z यहाँ पे हम निकालने वाले हैं, जो होगा हमारा इक्विवेलेंट वेट अपॉन कूलॉम चार्ज इंटू में जो करंट आई हमें गिवन है वो 9.65 होगा, और टाइम हमें कितना दिया है, 1000 सेकेंड्स दिया है। इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट जो है हमें किसके लिए निकालना है, सोडियम के लिए निकालना है। सोडियम के लिए एटॉमिक वेट 40 और चार्ज होता है 1 का, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा। और यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। पॉइंट हटाकर 100 आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे नीचे 10 आ गया, 10 ये 4 आ गया। तो आपका आंसर जो आ गया 4 ग्राम। कितना वेट डिपॉजिट होगा, 4 ग्राम वेट, 4 ग्राम वेट यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। कुछ ऑक्साइड्स हमें यहाँ गिवन है, हमें उनका क्या निकालना है, एसिड स्ट्रेंथ निकालना है। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने से पहले हमें देख लेनी चाहिए कि एसिडिक करेक्टर जो होगा ऑक्साइड का वो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल एटम की। सेकेंड पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तब हम क्या चेक करेंगे, इफ
If the oxidation state is same, then it is inversely proportional to the size of central atom. सेंट्रल एटम की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जो साइज है वो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जनरली इंक्रीज होता है हमेशा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के अंदर ही सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +6 +4 इस तरीके से आ रही है। और यहाँ हमने क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डायरेक्टली होता है एसिडिक रिएक्टर के। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए थी, SO3 की। ये तो यही रॉन्ग हो गया। फिर हम यहाँ पे सेकंड वाले में देखते हैं सीजियम, पोटाशियम और सोडियम सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो हम किस पे जाएंगे, साइज पे जाएंगे। साइज किसका सबसे ज़्यादा है, सीजियम का, देन पोटाशियम का और सबसे कम सोडियम का। तो इसी तरीके से जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा उसका एसिडिक रिएक्टर सबसे कम होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो एसिडिक रिएक्टर है वो किसका होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सोडियम वाले का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर हम चलते हैं स्टेटमेंट 3 की तरफ। यहाँ पे +4 +5 +3 इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, +5 सोडियम नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो इसका एसिडिक रिएक्टर सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। बट ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। फिर हम चलते हैं लास्ट 4th स्टेटमेंट की तरफ, सल्फर, कार्बन, बोरोन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मेंशन किया +6 +4 +3, ये सही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो इनका एसिडिक रिएक्टर भी इसी तरीके से डिक्रीज होगा। तो हमारा जो राइट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 4 वाला है। बाकी 1st 2nd और 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, रॉन्ग है। राइट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज फाउंड टू कंप्लीट इन 32 मिनट्स। किसी रिएक्शन का 75% जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो 32 मिनट में कंप्लीट होता है। When will 50% ऑफ सेम रिएक्शन कंप्लीट, उसी रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए 75% 32 मिनट में हो रहा है, तो 50% जो है लेस टाइम में ही होगा। तो ये सारे टाइम हमें लेस दिए हुए हैं, लेकिन हमें अपना सही स्टेटमेंट यहाँ पे सही आंसर जो है वो चेक करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है T1 T2 में, तो हम ये फार्मूला यूज करने वाले हैं। यहाँ पे K1 और K2 ये दोनों कांस्टेंट सेम रहेंगे K के बराबर, तो इसलिए हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कट जाएगा। हमें कंपैरिजन इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है। अब फर्स्ट केस में हमें दिया था 75% कंप्लीट होता है रिएक्शन का, और वो लेता है 32 मिनट्स। दैट इज T1 हमारा हो जाएगा 32, और हमारा यहाँ पे जो लॉग है इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में 100 थी, ए थी, तो उसका 75% तो कंप्लीट हो चुका है। फाइनल कितनी रही, 25। 100 में से कितनी रही, 25। इसी तरीके से हमें निकालना है 50% के लिए टाइम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही हम यहाँ पे मान लेते ए थी, और कितनी कंप्लीट हो चुकी है, 50% कंप्लीट हो चुकी है ना। तो बची कितनी, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हुई, तो 50/1 2 32/T2 इक्वल टू 2/1 2। यहाँ पे इनको इंटरचेंज करेंगे प्लेस, 32/2 इक्वल टू 2 16। तो T2 हमारा कितना आ गया, 16 मिनट, यानी 50% ऑफ रिएक्शन विल कंप्लीट इन 16 मिनट। ऑप्शन 2 इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 102। In a cell that utilize the reaction zinc plus hydrogen ion change to zinc ion plus hydrogen gas, addition of H2SO4 to cathode compartment will, अगर इस रिएक्शन के यहाँ ना H2SO4 की एडिशन कर दी जाए कैथोड कंपार्टमेंट में, तो क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर। Increase the cell potential and shift equilibrium to the right, lower the cell potential and shift equilibrium to the right, lower the E cell and shift equilibrium to the right, increase the E cell and shift equilibrium to the left। ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है।
इस इक्वेशन में हम यूज करने वाले हैं ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्यू। यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ जो है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आर टी अपॉन एफ का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.0591 और एन का वैल्यू सिलेक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन का चेंज है वो 2 का है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2 लॉग ऑफ ये क्यू जो निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इनटू में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जिंक सॉलिड है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन हम जो है 1 ले लेते हैं। अगर इसमें H2SO4 ऐड करेंगे इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है ई सेल विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि लॉग में अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने से ई सेल ई नॉट सेल में से घटाएंगे तो ई सेल क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। इसी वजह से जो इक्विलिब्रियम में अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो यहाँ पे हमारा जिंक आयन प्लस H2 का जो ये इक्विलिब्रियम है ये हमारा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और राइट की तरफ शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहेगा, इसलिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, राइट डायरेक्शन में जाएगी, राइट डायरेक्शन में जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम राइट साइड पे मूव करेगा। ऑप्शन नंबर 1, increase the A cell and shift equilibrium to the right. Question number 103. Alkali metal dissolved in liquid ammonia, then which of the following observation is not true? It become bronze color on concentration. Solution turn blue due to solvated electron. It becomes diamagnetic. Solutions become conducting. हमें यहाँ पे नॉट ट्रू बताना है। देखिए, जब अल्कली मेटल को हम लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें अमोनिएटेड मेटल कटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जो इसका ब्लू कलर होता है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो सॉल्यूशन टर्न ब्लू ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ये सही है। और जब इसमें आयरन ऑक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है अल्कली मेटल, जैसे कि सोडियम यहाँ पे लिया प्लस अमोनिया का सॉल्यूशन, फेरिक ऑक्साइड का है, इसमें आयरन ऑक्साइड का है, इसको डाला हमने तो सोडा अमाइड और हाइड्रोजन गैस में। जो यहाँ पे आपको कलर मिलने वाला है हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन की वजह से, वो इसका कलर जो होगा ब्रॉन्ज कलर होगा। तो इट बिकम ब्रॉन्ज कलर ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाने में इसका कलर ब्रॉन्ज कलर हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी राइट है। और क्योंकि इस सॉल्यूशन में मेटल कटायंस और मेटल इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इनकी वजह से इस सॉल्यूशन का नेचर काफ़ी हद तक कंडक्टिंग नेचर रहने वाला है। हाईली कंडक्टिंग होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड मेटल आयंस एंड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो थर्ड वाला रॉन्ग है, क्योंकि फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट इट बिकम डायामैग्नेटिक, ये रॉन्ग है क्योंकि ये डायामैग्नेटिक नहीं, नेचर से पैरामैग्नेटिक हो जाता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है ये सोल्यूशन जो है। तो यहाँ पे हमें नॉट ट्रू पूछा था, डेट इज ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 104, स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इज। देखिए, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वो है √s इंटू एस प्लस 1 इंटू h अपॉन 2π। दिस इज द करेक्ट वन। और इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। हमें पता है s जो है स्पिन क्वांटम नंबर है, वो जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए या तो +½ होगा या -½ होगा। यहाँ पे हम +½ लेकर चल रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे s का वैल्यू अगर ½ रखा हमने और इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आ जाता है √3/2 इंटू h अपॉन 2π।
तो यहाँ पे हमें इस तरीके से फॉर्मूला का बेस भी दिया जा सकता है और ये वैल्यू बेस भी हमें यहाँ पे गिवन हो सकता है। तो इन दोनों को ही हमें ध्यान में रखना है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 105, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे हमें अल्कली मेटल्स दिए और इनके 2s ऑर्बिटल की हमें एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बताना है क्या होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट 2 एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है एसजेट के ही केमिस्ट्री के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इस तरीके से जो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी हम देखेंगे वो किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है अट्रैक्शन फॉर द सेम ऑर्बिटल वो इंक्रीज हो जाएगी और अट्रैक्शन बढ़ने से उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, अट्रैक्शन न्यूक्लियस और सेम ऑर्बिटल के बीच में क्या हुई, इंक्रीज हुई, इसी वजह से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज हो गई। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में 2s ऑर्बिटल ना दे करके सिर्फ s ऑर्बिटल की बात करते तो क्या होता, ये ट्रेंड जस्ट रिवर्स हो जाता। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम s ऑर्बिटल की बात करते तो नीचे जाने पर हर एक में एक s जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे इसमें 1s था, इसमें 2s हुआ, इसमें 3s हुआ, इसमें 4s हुआ, इस तरीके से s ऑर्बिटल का नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन जो है वो वीक पड़ जाता है और वीक अट्रैक्शन होने की वजह से जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ट्रेंड क्या हो जाएगा, फिर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर हमें 2s ना देकर s दिया हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा 2s से पूछा जा रहा है, एसटेट में रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, इसलिए इसका ट्रेंड ध्यान रखें। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर d ऑर्बिटल आर। एंगुलर नोड बताने d ऑर्बिटल के लिए कितने होंगे। एंगुलर नोड के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा नोड्स के बारे में हम जान लेते हैं। नोड 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेडियल होते हैं, एक एंगुलर नोड होता है। एंगुलर नोड कितने होंगे, उतने ही होंगे जितना हमारा L का वैल्यू होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा। तो D के लिए हमें पता है, D के लिए L का वैल्यू कितना होता है 2, इसलिए इसके लिए एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे 2। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में रेडियल नोड पूछा होता है, क्या करते हैं, रेडियल नोड क्या होता है, टोटल नोड्स में से हमें एंगुलर नोड्स सब्ट्रैक्ट करने होंगे, तब हमें क्या मिलेगा, रेडियल नोड्स मिलेंगे। अब टोटल नोड्स कितने होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, n-1 होते हैं टोटल नोड्स। तो n का वैल्यू हमें S, P, D, F के लिए सबके लिए पता होना चाहिए। D के लिए n का वैल्यू 5 होता है, तो 5 - 1 = 4। तो D ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड्स होते हैं 4, जिनमें से एंगुलर नोड है 2, तो रेडियल नोड भी कितने बचेंगे हमारे पास, 2 बचेंगे, 4 - 2। बट क्वेश्चन में सिर्फ एंगुलर नोड्स पूछा गया, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next is question number 107. A compound which can be used in space vehicles both to absorb CO2 and liberate O2 is. तो यहाँ पे मैं पहले आपको राइट आंसर बता देती हूँ। राइट आंसर हमारे यहाँ पे रहने वाला है N2O2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और जो इसके प्रोडक्ट होंगे सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन लिबरेट करेगा और इस ऑक्सीजन को हम ब्रीथिंग पर्पज के लिए यूज करने वाले हैं। बाकी रिएक्शंस की भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब तो कर लेता है, बट वहां पे रिलीज ऑक्सीजन नहीं करता, वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। सोडियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे N2O, ये हमारा क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, बट यहाँ पे इसका प्रोडक्ट सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होगा, ऑक्सीजन लिबरेशन नहीं रहेगा यहाँ पे। और कैल्शियम ऑक्साइड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाता है, बट यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं करने वाला है। ये इसके जो प्रोडक्ट होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ऑक्साइड होंगे, सोडियम ऑक्साइड फर्दर CO2 को एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होने वाला है। ये जो है आपके एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह यहाँ पे रहने वाली है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर होने वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। और थोड़ा सा इसके बारे में ये देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसका कहाँ यूटिलाइजेशन है। जो सोडियम पेरोक्साइड है यहाँ पे ये कलरलेस है। व्हेन सोडियम इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ O2 प्योर एंड येलोइश सॉलिड इज ऑब्टेन्ड। और इसको हम सुपर गियर सबमराइन्स में ब्रीथिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि CO2 को एब्जॉर्ब करके O2 को रिलीज करता है। और ये क्या करता है, इट डिकम्पोज
जो सोडियम पर ऑक्साइड है किस में डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड, एंड रिजल्ट ए रिलीज ऑफ O2 एट अप्रोक्सीमेटली 930 केल्विन। ये क्वेश्चन जो है अल्कली मेटल ऑक्साइड्स के यूजेस में से लिया गया है, जो कि क्लास 11th का एक टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। एटॉमिक नंबर अगर अल्कली मेटल का इंक्रीज करेंगे तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी इंक्रीज होगी, मेटालिक कैरेक्टर, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा वर्बली बता देती हूँ। देखिए मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिविटी को गेन कर ले। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे अल्कली मेटल में साइज इंक्रीज होगा तो उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसलिए अल्कली मेटल के डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, जर्नल सी बात है, साइज बड़ा होगा, शेल नंबर इंक्रीज होंगे, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइज बड़ा होने से और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन में डिक्रीज होने से बॉन्ड वीक पड़ जाते हैं, जिससे वो थोड़ा सा हीट करने पर भी क्या होते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, आयनिक रेडियस इंक्रीज होगी। डेंसिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। यहाँ पे डेंसिटी वेरी करती रहती है। देखिए सोडियम से पोटाशियम पे जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन फिर से अगर हम आगे की तरफ देखें तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीज इन मास है पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम में, यहाँ पे इंक्रीज इन मास इज मच मोर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम। डेट्स वाई अगर आप देखते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है मास के कंपैरिजन में, मास ज्यादा बढ़ रहा है तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मास बढ़ने से डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर लूजली बाउंडेड होगा, वीक बाउंड होगा, तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या होगा, कम एनर्जी का जरूरत होगा। इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है मेटालिक रिएक्टर, आयनिक रेडियस और डेंसिटी वाली है, ए बी डी वाली, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए बी डी में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा स्टेटमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए करेक्ट होगा। बेरिलियम है स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप 2, lithium is most metallic, magnesium impart red color to the flame, cesium is most reducing in nature। जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है यही सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है। बेरिलियम का सबसे छोटा साइज होगा ग्रुप 2 के अंदर, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की यहाँ पे बात हो रही है। बेरिलियम का अगर हम बात कर रहे हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होते हैं। लिथियम इज मोस्ट मेटालिक, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी हमने देखा डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो लिथियम मोस्ट मेटालिक नहीं हो सकता। मैग्नीशियम इम्पार्ट रेड कलर टू द फ्लेम, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैग्नीशियम कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करेगा फ्लेम को, क्योंकि मैग्नीशियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर आता है। और इसी तरीके से बेरिलियम वो भी कोई कलर इम्पार्ट नहीं करता फ्लेम को। बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों ही स्मॉल साइज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंटली एक्साइटेड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आए तो कोई कलर भी शो नहीं करेंगे। सीजियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग इन वाटर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अभी हमने देखा था अल्कली मेटल्स के अंदर अगर हम बात करें तो मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर, जो हाईली रिड्यूसिंग नेचर है किसका है, सोडियम का। सोडियम इज हाईली रिड्यूसिंग इन वाटर। अगर यहाँ पे वाटर नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि सीजियम होगा, बट वाटर के अंदर जो मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर होता है सोडियम का होता है, और उससे भी ज्यादा नेचर लिथियम का होता है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग इन वाटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो 1 वाला होगा। इसके लिए और डिटेल में देखना है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसकी रीडिंग ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 110, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल इज। यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, कम होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है एस्टेट ने आपका स्टार मार्क्स किया है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस में ही प्रॉब्लम है कि सारे ही ऑप्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी परफेक्टली करेक्ट नहीं है। सभी को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया इस क्वेश्चन के अंदर। बट इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि इन्होंने सारे ऑक्साइड का कंपैरिजन कर दिया और किसी भी ऑक्साइड का पर्टिकुलरली आप अल्कली मेटल के अंदर कंपैरिजन नहीं कर सकते एक साथ। जैसे हम मोनोऑक्साइड की बात करें तो O2 नेगेटिव होता है, और पर ऑक्साइड की बात करें तो O2 2 नेगेटिव होता है, और सुपर ऑक्साइड की बात करें तो O2 नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे हमारे जो ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड की अगर हम बात कर रहे हैं O-2, जिसकी आप चार्ज कह सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। तो यानी कि लिथियम जो है वो आपका मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड होगा। और अगर हम पर ऑक्साइड की बात करें तो डाउन द ग्रुप पर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है पहले और फिर डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज सबसे पहले हो रही है और बाद में डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होने का मतलब सोडियम की जो पर ऑक्साइड है वो क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे। सोडियम का पर ऑक्साइड स्टेट जो है स्टेबल होगी। अब यहाँ पे लिथियम का कंपैरिजन नहीं हुआ, सिर्फ किसका हो गया, सोडियम से आगे का कंपैरिजन हो गया। और अगर सुपर ऑक्साइड की बात करें डाउन द ग्रुप, वो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो सुपर ऑक्साइड किसका स्टेबल होगा, पोटाशियम और क्लोरीन का स्टेबल होगा, सॉरी सीजियम का, पोटाशियम और सीजियम का स्टेबल होगा। तो इस तरीके से क्या है कि एक साथ सारे ऑक्साइड्स का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, और अगर एक पर्टिकुलर ऑक्साइड के लिए कंपैरिजन पूछा जाता था तब कोई कर भी पाता। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, बट जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें पर्टिकुलरली कोई भी क्वेश्चन आप या कोई भी ऑप्शन आप राइट नहीं कह सकते। अगर नॉर्मली आपको समझना है तो ऑप्शन नंबर 2 आप यहाँ पे राइट समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, फॉर ए गैस फेज रिएक्शन, यहाँ पे गैस फेज रिएक्शन दी है PCl5 जो कि कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PCl5 से PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होते टाइम आप देख रहे हैं जो आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। PCl5 के लिए 1 था, PCl3 और Cl2 के लिए 2 हो गया। N का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, N का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, डेट मीन्स रिएक्शन फिजिबल है, और रिएक्शन फिजिबल है इसका मतलब डेल्टा G का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब डेल्टा G का वैल्यू लेस देन 0 कब हो सकता है, जब आपका डेल्टा H माइनस T डेल्टा S वाला स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अंदर आपका एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए और डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाए, कम। रिएक्शन फिजिबल होगा तो आपका डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसको लेस देन 0 बनाना। लेस देन 0 कब हो सकता है, ये जब डेल्टा H का वैल्यू क्या हो, कम हो, और नेगेटिव वाला वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। नेगेटिव वाला वैल्यू कब ज्यादा हो सकता है, जब डेल्टा S का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा H का वैल्यू लेस देन 0 होगा, तभी डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है। तो ये हमें ये रिएक्शन कंडीशन अपने क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है। तो डेल्टा H इज लेस देन 0 यहाँ पे है, बट यहाँ तो डेल्टा S भी लेस देन 0 है, ये नहीं, यहाँ S 0 0 ये नहीं चलेंगे कंडीशन। डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा S ग्रेटर देन 0 है लेकिन डेल्टा H लेस देन 0 नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पे चल जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आपका डेल्टा H बढ़ भी गया और डेल्टा S बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब भी आपका ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव वाला वैल्यू इस पॉजिटिव वाली वैल्यू को रिड्यूस करके डेल्टा G को नेगेटिव बना सकता है।
एक्चुअल में यहाँ पे अगर डेल्टा एच इज लेस देन 0 दिया होता तो ज़्यादा करेक्ट था, बट ये वाला वैल्यू नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका डेल्टा एस लेस देन हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन नहीं चल सकती, लेस देन 0 वाली, ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन ही यहाँ पे करेक्ट होगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा यहाँ पे। Which of the following is not permissible arrangement of electron in an atom? परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं है। परमिसिबल अरेंजमेंट के लिए कुछ कंडीशंस हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्वांटम नंबर हमें दिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इनका हमें सही करेक्शन पता होना चाहिए किस तरीके से होगा, तभी हम इसको कर पाएंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें n का वैल्यू 3 और 4 गिवन है, इन्हीं के लिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए, जब n का वैल्यू 3 होगा तो l का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए। और अगर आपका l का वैल्यू, देखिए n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 1 कम होना चाहिए, और l का वैल्यू अगर आपने फाइंड कर लिया तो m का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव 0 से लेकर उसके पॉजिटिव तक, और s का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 होगा। अब यहाँ पे हमें 3 गिवन है, l का वैल्यू 2 हो गया तो m का वैल्यू -2 से +2 तक जाएगा, और s का वैल्यू -1/2 या +1/2 होगा। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन 3 के अंदर हमारा, सॉरी ऑप्शन 4 के अंदर n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, लेकिन m का वैल्यू -3 गिवन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। m का वैल्यू -2 से +2 तक की रेंज में ही आएगा। तो यहाँ पे आपका m का वैल्यू -3, ये आपका -2 होना चाहिए था, तभी आपका ये क्या है? रॉन्ग है। तो आपका नॉट फिजिबल पूछा था इसने, नॉट फिजिबल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, सारे के सारे फिजिबल हैं, क्योंकि m का वैल्यू सभी में l से छोटा ही है। 2 है तो -2 है, 0 है तो 0 है, 3 है तो -3 है, इन्हीं के रेंज में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सोल्यूशन obtained by mixing 300 ml of 3 molar NaCl and 200 ml of 4 molar solution of barium chloride। तो यहाँ हमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन निकालनी है। जब हम 3 मोलर NaCl को 300 ml में मिक्स करेंगे एंड 200 ml को बेरियम क्लोराइड को 4 मोलर सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड में मिक्स करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला होगा, हमें मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की M3। तो यहाँ पे जो हमें 2 सोल्यूशन दिए हैं उसके लिए फॉर्मूला N1 M1V1 प्लस N2 M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2 वाला यूज करें। यहाँ पे N का वैल्यू सोडियम क्लोराइड के लिए 1 होगा और बेरियम क्लोराइड के लिए N का वैल्यू 2 होगा। बाकी वैल्यूज हमें गिवन है, N1 1 हो गया, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हमने 1 वाला माना, बेरियम क्लोराइड वाला सेकंड वाला। मोलैरिटी इसकी 3 है, वॉल्यूम 300 ml है। इसी तरीके से N2 वैल्यू 2 हो गया, मोलैरिटी 4 है और वॉल्यूम इसका 200 ml हो गया। अपॉन में 300 प्लस 200 सोल्व करेंगे इसको, हमारा 5 मोलर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक थी, और इसी को अगर आप पूरे फॉर्मूला बेस सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको चेकआउट कर लीजिए। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो काफी लंबा हो जाता है। Now question number 114, which is not true for a standard hydrogen electrode. The hydrogen ion concentration is 1 molar. ये सही है। जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम 1 मोलर लेकर चलते हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन का लेकर चलते हैं। प्रेशर जो है 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे रखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और इट कंटेन ए मेटेलिक कंडक्टर विच डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, ये वाला आपका ट्रू नहीं है। इसका मेटेलिक कंडक्टर ऐसा ही होता है जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। देखिए, हाइड्रोजन एटम्स आर एब्जॉर्ब ऑन द प्लेटिनम टर्मिनल एंड कैरी एज ए हाइड्रोजन प्लेट, सो इट हैज ए प्लेटिनम मेटेलिक चैनल एंड एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो है कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम यूज नहीं कर सकते, और जो इम्प्योरिटीज होती है हाइड्रोजन फ्लो में वो पॉइजन की तरह काम करती है। Impurities that are present in hydrogen flow may create the poison for the platinum electrode and further which will alter the potential value.
ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपकी लिमिटेशंस भी यहाँ पे एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 115। E plus S changes to ES, ES changes to product. Enzyme plus substrate, enzyme substrate complex, and which further converted into product. Which is the concentration of enzyme substrate complex by applying steady state approximation. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की अगर आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो वहां पे हम 2 मेथड यूज करते हैं, एक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और दूसरा होता है प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो यहाँ पे जो आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं इसमें हम एक अंजप्शन लेके चलते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट होता है और उसका जो कंजप्शन होता है वो सेम रेट पे होगा। जो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा इसका प्रोडक्शन और कंजप्शन सेम रेट पे होगा, ताकि जो आपका इंटरमीडिएट का रेट ऑफ चेंज है टाइम के साथ उसको हम 0 कंसीडर कर सकें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 0 लेकर चलते हैं और उसी कंसीडरेशन के साथ हम इस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको एंजाइम सबस्ट्रेट दिया, मैंने AB की फॉर्म में ये लिया है, एंजाइम सबस्ट्रेट की फॉर्म में ले लीजिए। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट ES मिला और आपको D प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे जो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरमीडिएट लेके चल रहे हैं इसको हम लास्ट में 0 कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ कंजप्शन हम सेम लेके चल रहे हैं। तो उससे हमारी इक्वेशन बन जाती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KA, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर रिवर्स में लेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, रिएक्शन कंसीडर करेंगे तो -KA' कंसंट्रेशन ऑफ C हो जाएगा। और अगर यहाँ से फॉरवर्ड में देखेंगे तो हमारा -KB कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C। यहाँ से हमने इसको 0 माना है और 0 मानकर यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ से हम C को कॉमन लेंगे और नेगेटिव वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट निकाल लेंगे। इस C को आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स माने, ES माने, उसकी कंसंट्रेशन KA/KA' प्लस KB, और ये एंजाइम की कंसंट्रेशन और ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो ये हम चेक करते हैं ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है हमारा। ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 से। तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है हमारी, ऑप्शन नंबर 2, राइट।